हाँ भाई देखिए, पेपर सेकंड जो हमारा चल रहा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, सॉरी बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जिसमें हमारा जो चैप्टर पिछले वीडियो से चला आ रहा है डाइजेशन की फिजियोलॉजी, उसी में आगे हम बढ़ते हुए पिछले वीडियो में हमने अग्नाशय में डाइजेशन पढ़ा था, है ना, सॉरी ग्रहणी में डाइजेशन पढ़ा था और उसमें हम अग्नाशय रस की चर्चा कर रहे थे, पित्तरस की चर्चा हमने की वहां पर, है ना। और जैसा कि हमें विदित है अग्नाशय रस में कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक घटक जो पाए जाते हैं। कार्बनिक घटक के रूप में कई प्रकार के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्रियाविधि के रूप में यहाँ एक एक को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक दो एंजाइम के बारे में चर्चा भी की थी, कीमोट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन है, किस तरीके से क्रियाशील होते हैं और कैसे किस घटक पर अपना काम करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगले एंजाइम को लेकर के एक एक को और उसकी कार्यकी को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो देखिए अगला एंजाइम हम लेते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीसरा एंजाइम है हमारा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम हमारा देखिएगा, हम दो एंजाइम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन को। देखिए वैसे तो हम उन दोनों एंजाइमों में चर्चा कर रहे थे कि ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, लेकिन अक्रियाशील है, क्रियाशील करना पड़ता है, जिसमें एंट्रोकाइनेज की अपनी अहम भूमिका है ना। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी प्रोटीन पाचक एंजाइम ही है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी प्रोटीन पाचक एंजाइम ही है, जैसा नाम से पेप्टाइडेज लगा हुआ है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स को ही ये क्या है नाम से विखंडित करता है ना, यानी प्रोटीन ही पचाता है। लेकिन कंडीशन देखिए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन को, है ना, यानी पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड थोड़ी सरल प्रोटीन में तोड़ने का काम करता है, और अंतिम रूप से अमीनो अम्लों में तोड़ने के लिए एक एंजाइम हमारे पास होता है, अमीनो पेप्टाइडेज बोलते हैं। नेक्स्ट चौथा जो एंजाइम आएगा वो हमारा ये है। तो इसको तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि ये जो है प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड लिखे हम इसकी जगह, प्रोटीन के स्थान पर पॉलीपेप्टाइड लिखा जा सकता है। इसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट किया जाता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के द्वारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंजाइम में बात करें चौथे नंबर पर, तो वो है एमिनो पेप्टाइडेज। एमिनो पेप्टाइडेज, ये एमिनो पेप्टाइडेज क्या काम करता है छात्रों? जो डाइपेप्टाइड बनते हैं, अभी हमने पिछले वीडियो में क्या नाम से ट्रिप्सिनोजन, कीमोट्रिप्सिनोजन में भी हम कह रहे थे ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, पेप्टोन्स बनाते हैं या डाइपेप्टाइड बनाते हैं। अब जितनी भी मात्रा में पेप्टोन्स या डाइपेप्टाइड बनेंगे, उन डाइपेप्टाइड को अंतिम रूप से पाचन के बाद अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, जो सबसे छोटी इकाई है प्रोटीन की, है ना। तो अमीनो एसिड को बदलने के लिए हमें इस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। अमीनो एसिड में बदलने के लिए अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम चाहिए। ये पेप्टाइडेज एंजाइम इसमें जो और पेप्टाइड बॉन्ड हैं उनको भी विखंडित करेगा, तोड़ेगा, और अंतिम रूप से क्या बनेगा? एमिनो एसिड बनता है, जो निम्नतम इकाई है। तो एमिनो ये क्या काम करता है? जैसे डाइपेप्टाइड होगा, डाइपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स बनेंगे, और यहाँ अमीनो पेप्टाइडेज एंजाइम का ये वाली कंडीशन होगी। अब आपको समझ में, देखिए अब प्रोटीन का पाचन पूर्ण हो चुका है,
देखा जाए तो प्रोटीन कंप्लीटली अब डाइजेस्ट हुई है, क्योंकि अंतिम रूप से जो छोटी इकाई होती है प्रोटीन के अमीनो एसिड वो बन चुकी है। लेकिन हमने कितने चरणों में इसकी चर्चा की है ना। ट्रिप्सिनोजन भी यही काम कर रहा था, कीमोट्रिप्सिनोजन भी डाइपेप्टाइड में तोड़ रहा था, मध्यवर्ती प्रोडक्ट बना रहा था, पेप्टोन्स बना रहा था। इसी प्रकार कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ने भी मध्यवर्ती डाइपेप्टाइड बनाया। अंतिम रूप से तोड़ने का काम अमीनो पेप्टाइड ने किया है ना, और अंतिम रूप में अमीनो एसिड बने तो प्रोटीन कंप्लीटली डाइजेस्ट हो गया है ना, क्योंकि प्रोटीन की छोटी इकाई अमीनो एसिड ही होती है। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ एक चीज और ध्यान देनी है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ट्रिप्सिनोजन के बारे में चर्चा की, कीमोट्रिप्सिनोजन के बारे में की, वो एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम थे, ठीक है, एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम थे, जबकि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अमीनो पेप्टाइडेज दोनों ही एंजाइम ये एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है, एंडोपेप्टाइडेज नहीं है, ये एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम है। ये खास बात आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट एंजाइम पर चलते हैं। नेक्स्ट एंजाइम पांचवा एमाइलेज। देखिए एमाइलेज के बारे में ज्यादा विचार करने की जरूरत ही नहीं है, हम एमाइलेज को मुखगुआ से ही पढ़ के चले आ रहे हैं। जैसा मुखगुआ में हमने एमाइलेज का रोल देखा, वही रोल, चूंकि एमाइलेज इतना तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है ना, पॉलीकार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, मोस्टली हम कह सकते हैं स्टार्च को पचाने का काम करता है, जो एक पॉलीसेकेराइड ही है। लेकिन जैसा रोल हमने बताया था कि मुखगुआ में एमाइलेज स्टार्च का पाचन लगभग 30% कर देता है, लेकिन 70% कार्बोहाइड्रेट है ना, 70% ये जितना और बचा हुआ बिना पाचन के बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट होगा, उसका पाचन ग्रहणी में आने के बाद ग्रहणी में या आंत्र में ही होता है। इसलिए एमाइलेज यहाँ भी काम करता है। हम ग्रहणी में पाचन पढ़ रहे हैं अभी, है ना, तो एमाइलेज का रोल यहाँ भी होगा। पचाने की क्रिया वही होगी जैसा हम मुखगुआ में पढ़ के आए। कहने का मतलब ये स्टार्च को पचाएगा, और स्टार्च अपने आप में एक पॉलीसेकेराइड है जिसको माल्टोज में तोड़ देगा, और माल्टोज अपने आप में डाइसेकेराइड है। ये काम एमाइलेज ने किया है ना। सुविधा के लिए हम यहाँ पॉलीसेकेराइड लिख सकते हैं, जबकि ये डाइसेकेराइड है। ठीक है, तो ये काम जो है एमाइलेज ने किया। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला एंजाइम, तो वो होगा हमारे पास जो माल्टोज बनकर के आया, इसको और छोटी इकाई में अंतिम रूप से तोड़ना है, और सर्वाधिक छोटी इकाई है ना, स्टार्च की कहें या पॉलीसेकेराइड कहें तो वो तो ग्लूकोज होती है, हम जानते हैं इस बात को। इसलिए माल्टोज को और आगे डाइजेस्ट करना है, उसके लिए एक एंजाइम ग्रहणी में छोड़ा जाता है पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से, और वो है माल्टेज, जो अंतिम रूप से माल्टोज को ग्लूकोज की 2 इकाइयों में कन्वर्ट कर देता है, यानी ग्लूकोज बना देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है, ये कह सकते हैं। माल्टेज एंजाइम होता है जो माल्टोज को, जो एक डाइसेकेराइड है, अंतिम रूप से ग्लूकोज में तोड़ता है, जो मोनोसेकेराइड है। देखिए हम बार बार लगातार एंजाइम्स को किसी सबस्ट्रेट पर क्रिया करवा के सबस्ट्रेट को छोटे घटकों में लगातार तोड़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, पाचन होता जा रहा है लगातार, क्योंकि पाचन के प्रारंभ में ही हमने पाचन की क्रिया, पाचन को जब डेफिनेट किया था, यानी डेफिनेशन इसकी दी थी, तो हमने बताया था भोजन के जो बड़े घटक होते हैं उनको छोटे और सरल घटकों में तोड़ने वाली क्रिया पाचन होती है। अब ये काम करवाता कौन है, छोटे घटकों में कौन तोड़ता है, वो एंजाइम होते हैं जिनकी हम बार बार यहाँ चर्चा कर रहे हैं। माल्टोज चूंकि डाइसेकेराइड था, बड़ा है,
इसको ग्लूकोज में तोड़ा, जो छोटा हो गया। काम किसने किया? एंजाइम ने, नाम माल्टोज है ना। अलग अलग तरह का एमाइलेज जो बहुत बड़े बड़े जटिल बहुलक को, शर्करा के बड़े बहुलक को बहुत छोटे माल्टोज में तोड़ देता है। नहीं, इसमें कितनी ही सारी इकाइयां होती हैं, सैकड़ों हजारों, जो दो इकाई वाले घटक में आ जाता है। लगातार तोड़ने का काम, छोटे घटक बनाए जा रहे हैं एंजाइमों के द्वारा, यानी पाचन चल रहा है। हमें पाचन की ही क्रियाविधि कार्य की चैप्टर में पूरे में समझनी है, ठीक है। लेकिन आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस भोजन के घटक का, है ना, किस एंजाइम के द्वारा पाचन होता है और किस माध्यम में होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। नहीं, और कितनी मात्रा में कौन सा घटक किस एंजाइम के द्वारा आहार नाल के किस भाग में डाइजेस्ट होता है। अभी हमने मुकुआ में भी चर्चा की, उसके बाद आमाशय में भी हम पाचन पढ़ के आए, अब ग्रहणी में पाचन पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम छोटी आंत्र में पाचन पढ़ेंगे। अलग अलग भागों का अलग अलग अपना हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये माल्टोज का रोल हो जाता है अलग। इसी तरीके से अगला जो एंजाइम है हमारे पास वो है सुक्रेज। अब देखिए नाम के अकॉर्डिंग ये क्या नाम से सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग एंजाइम का नाम है, क्रियाधार के अकॉर्डिंग एंजाइम का नाम है सबस्ट्रेट। अब जैसा नाम, चूंकि देखिए एंजाइम का एक अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, और वो है एस या एज, है ना, ASE। ये तो निश्चित रूप से सभी एंजाइमों के साथ लगेगा ही लगेगा। आगे का जो कॉमन शब्द होता है वो सबस्ट्रेट के आधार पर लगाया जाता है। जैसे पदार्थ पर, जैसे क्रियाधार पर एंजाइम काम करता है, उसी के नाम के अनुसार नाम लगा दिया जाता है। कहने का मतलब जैसे सुक्रेज, एस तो लगता है, ये सुक्रेज है ना, ये क्या काम है? सबस्ट्रेट सुक्रोज जो होती है डाइसैकराइड शर्करा, उस पर काम करने वाला एंजाइम, इसलिए नाम सुक्रेज हो गया, है ना। इसका मतलब ये सुक्रेज पर काम करेगा। और सुक्रेज क्या है? डाइसैकराइड है। सुक्रेज डाइसैकराइड है, तो निश्चित रूप से ये एंजाइम किसमें तोड़ेगा? मोनोसैकराइड में। मोनोसैकराइड में तोड़ेगा तो एक इकाई ग्लूकोज की और एक फ्रक्टोज की निकल के आती है। इस तरीके से ये टूट, और दोनों ही क्या है? मोनोमर हैं, एकल इकाइयां हैं, सबसे छोटी यूनिट है, ठीक है। जबकि ये डाइसैकराइड होता है, ऐसे ही माल्टोज भी डाइसैकराइड होता है, एंजाइम तोड़ता है, ग्लूकोज की दो इकाइयां निकल करके आती है, छोटी यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है अंतिम रूप से, है ना। इसी प्रकार से लैक्टेज एंजाइम है जो लैक्टोज शर्करा को तोड़ने का काम करता है, और चूंकि लैक्टोज शर्करा भी डाइसैकराइड होती है, जो अंतिम रूप से वो मोनोसैकराइड और लैक्टेज एंजाइम के द्वारा विखंडित हो जाती है। 8वां एंजाइम लैक्टेज। लैक्टेज क्या करता है? लैक्टोज जो डाइसैकराइड है, इसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये दोनों मोनोमर है, दोनों एकल इकाई है। यानी लैक्टोज किससे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। छोटी इकाइयां हैं, दोनों मिलकर डाइसैकराइड के रूप में लैक्टोज शर्करा बनाती है। लैक्टोज शर्करा का डाइजेशन कौन करता है? विखंडन कौन करता है? लैक्टेज एंजाइम करता है। किसमें कन्वर्ट करेगा? जिससे ये बनी होती है बहुलक के रूप में, अर्थात ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरीके से देखिए इंपॉर्टेंट एंजाइम लाइपेज की हम यहां बात करें, क्योंकि देखिए लाइपेज लिपिड को पचाने का काम करता है, और लिपिड का पाचन गैस्ट्रिक भाग में यानी स्टमक में बहुत कम होता है, क्योंकि वहां उसको पचाने वाला एंजाइम जो एसिडिक मीडियम HCl वाला होता है, वहां बहुत कम क्रियाशील हो पाता है। हालांकि गैस्ट्रिक लाइपेज थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसकी चर्चा भी हमने की थी, लेकिन कम। तो मैक्सिमम जो डाइजेशन लिपिड का होता है वो आंत्र में आने के बाद ही होता है, यानी ग्रहणी में या आंत्र में ही होता है, क्योंकि यहाँ क्षारीय माध्यम में इसको पचाने वाले एंजाइम क्रियाशील अवस्था में मिल जाते हैं। नहीं तो लाइपेज जो एंजाइम है
लाइपेज एंजाइम लिपिड को पचाता है और किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लिसरॉल में प्लस फैटी एसिड। ठीक है, देखिए लाइपेज एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट करता है, विखंडित करता है। अब लिपिड किससे बनती है, उन्हीं में इसको तोड़ देता है। जैसा कि हम पीछे से भी जान चुके हैं, फूड स्टफ जब पढ़ रहे थे, तो लिपिड बनता है ग्लिसरॉल से, है ना, एंड फैटी एसिड से। जल अपघटन होता है, जल के मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, एक एस्टर बनता है, एस्टर के रूप में जो है वसा का निर्माण होता है। तो मेरे कहने का मतलब ग्लिसरॉल या फैटी एसिड लिखे, या फिर हम कह सकते हैं ग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। और ग्लिसराइड कई प्रकार के होते हैं संख्या के हिसाब से, डाइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड है। मोस्टली ट्राइग्लिसराइड वाली शर्कराएं पाई जाती है, इतना भी हमें पता है ना। 3 अणु, चूंकि फैटी एसिड के 3 अणु काम में आते हैं, एक ग्लिसरॉल के साथ जुड़ने के बाद लिपिड बनाते हैं, तो क्या आते हैं, ट्राइग्लिसराइड ही आते हैं ज्यादातर। तो ग्लिसराइड को कन्वर्ट कर देते हैं हम, ये भी कह सकते हैं। ये भी एक अच्छा एंजाइम हमारे पास यहाँ था। अब एक एंजाइम और है पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, उसकी बात भी हम यहाँ कर लेते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज, नाम से सीधा समझ आ रहा होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम पॉलीन्यूक्लिक एसिड को ही क्या नाम से विखंडित करने का काम करेगा। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब हम कह सकते हैं डीएनए आरएनए, है ना, ये दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए अथवा आरएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं दोनों को, दोनों उनको तोड़ने का काम ये करता है। अब वैसे तो हमें ये भी पता है किसमें टूटेंगे ये, है ना, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड इसकी इकाइयां होती हैं, है ना। आगे पॉली लगाया, बहुत सारी इकाइयां जुड़ी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। तो इसका मतलब ये डाइन्यूक्लियोटाइड में या मोनोन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा। और एक मोनोन्यूक्लियोटाइड इकाई 3 घटकों से फिर बनी होती है, इतना भी हमें पता है, जिसमें एक तरफ नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड का एक ग्रुप मिलता है, और क्या होता है, पेंटोज शर्करा राइबोज के रूप में पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज या राइबोज के रूप में पाई जाती है। नहीं तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम पाया जाता है और न्यूक्लियोटाइड्स में इसको कन्वर्ट कर देता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब मैं यहां सीधे डीएनए आरएनए भी लिख सकता हूं, नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं तो इनको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करें। न्यूक्लियोटाइड एंजाइम न्यूक्लियोटाइडेज, ये तो ये कंडीशन आती है। ठीक है, ऐसे कुछ एंजाइम्स हम उसमें जो गृहिणी में है उसमें पाते हैं और भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। कई एंजाइमों का हमने बारी बारी से जिक्र किया, आपको प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम गृहिणी में जो रस आता है ना, उसके स्राव का कंट्रोल पढ़ेंगे। उसके बाद हम गृहिणी के बाद आंत्र में पाचन की क्रिया विधि को समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो।